हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने कि जब हम एक चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, स्पेशली अगर हम लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सही तरीका होना चाहिए उस चैप्टर को कवर करने का। किन ऑर्डर में चीज़ों को हमें छूना चाहिए, क्या मटेरियल से पढ़ना चाहिए, और किस तरीके से वी कैन बी कॉन्फिडेंट कि एक बार दिस चैप्टर इज कवर्ड एंड रिवाइज्ड तो वी विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम आवर वे। तो बिफोर वी बिगिन विद द डिस्कशन, मेक श्योर कि आपने हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है। इससे सारे क्लास के स्केड्यूल, माइंड मैप्स जो हम आपके लिए बनाते हैं, डीपीपीस जो बनाते हैं, वो सब आपको समय पर मिलते रहेगा। और www.anandmani.com पर हमारे मटेरियल्स जो है वो उनका पूरा रिजर्वॉयर आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो रजिस्टर करके। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब देखो बच्चों, जब भी हम एक चैप्टर में हाथ डालने जाते हैं, सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि उसके जो प्रेरिक्विजिट्स हैं, द थिंग्स दैट वी शुड नो बिफोर हैंड, है ना, थिंग्स टू नो बिफोर हैंड, ये हमारे क्लियर है। अगर प्रेरिक्विजिट्स नहीं क्लियर है ना बच्चों, तो ये चैप्टर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। क्या होता है प्रेरिक्विजिट्स? तो भाई फॉर एग्जांपल, अगर हम रिलेशन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा सेट थ्योरी क्लियर रहना चाहिए। अगर हम डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा लिमिट्स जो है वो क्लियर रहना चाहिए। हम डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं, हमारा मैट्रिसेस क्लियर रहना चाहिए ना। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हर एक चैप्टर के लिए कुछ चीजें हैं जो कि वो चैप्टर यूज करती हैं अपने थ्योरी को बिल्ड करने में। तो वो जो चीजें यूज कर रही है, अगर वही हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स चैप्टर में भी हम स्ट्रगल करेंगे और कोई खास फायदा नहीं होगा, हमारा टाइम हो जाएगा वेस्ट। तो आप किसी भी चैप्टर में हाथ लगाओ, पहले आप यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या प्रेरिक्विजिट्स हैं। कैसे पता चलेगा क्या प्रेरिक्विजिट्स हैं? तो भाई आप अपने टीचर से पूछो, अपने सीनियर से पूछो कि क्या क्या जरूरत है जानने का बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर। एक जनरल रूल ऑफ थंब है, जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि आप अगर सीक्वेंस वाइज बढ़ोगे ना, किसी भी किताब को मान लो आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप उसका चैप्टर 3 पढ़ रहे हो और चैप्टर 1 और 2 आपका किया हुआ है, तो वो प्रेरिक्विजिट्स ऑलरेडी कवर्ड रहते हैं चैप्टर 1 2 में। चैप्टर 3 तभी वही सोच के लिखा जाता है कि चैप्टर 1 और 2 की चीजें इसे आती हैं और कुछ नहीं आती। तो गो सीक्वेंशियली कुड बी वन वे। अब कई बार क्या होता है ना, ये दिस डज नॉट वर्क आउट। फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रिग्नोमेट्री कहीं और से पढ़ रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं और से पढ़ रहे हैं, हम बाइनोमियल थ्योरम कहीं और से पढ़ रहे हैं। तो वन गुड वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि क्या प्रेरिक्विजिट्स हैं, ये कि आप पहले स्किम रीड करो, है ना। जो भी हमारा मटेरियल है उससे ऊपर ऊपर ऐसे पढ़ लो कि देख लो बस कि क्या क्या थ्योरम्स यूज कर रहे हैं, ये क्या क्या चैप्टर्स के मेंशंस हो रहे हैं इस चैप्टर में। कुछ समझने की कोशिश मत करें, इस स्किम रीडिंग में ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, बस ऐसे पलट पलट के देखना कि अच्छा ये वाला वर्ड आया था, ये इस चैप्टर का ये वाला वर्ड है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रेरिक्विजिट्स हैं क्या, और प्रेरिक्विजिट्स आपके कवर्ड होने होंगे, उसके बिना पढ़ना अपना टाइम वेस्ट करना है। सो मेक श्योर दैट यू हैव कवर्ड ऑल द प्रेरिक्विजिट्स, और तब आप वापस आए इस चैप्टर को हैंडल करने। और तब जब आप आए ना, हमेशा किसी क्लासिक किताब से पढ़िए, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्री में एसएल लोनी हो, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी एसएल लोनी बहुत अच्छी है, हॉलेनाइट की अलजेब्रा हो, आई मेरॉन की कैलकुलस, क्लासिक किताबों का एक पूरा लिस्ट है। वो किसी और वीडियो में बल्कि क्लासिक किताबों के बारे में डिस्कस भी कर दूंगा, मैं डाल दूंगा वो पूरी लिस्ट। चुन ले, सारे किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है, चुन ले कि भाई इस वाले, दिस इज अ क्लासिक, इससे मैं ये वाला चैप्टर कवर करूंगा, ठीक है। तो अब क्या करें ना कि क्लासिक्स पढ़ने का फायदा क्या है कि अभी हमने जेई के पीवाईक्यू बनाए नहीं है, हमने आईआईटी के अराउंड कुछ देखा नहीं है, कोई मटेरियल देखा नहीं है। जो किताबें टेस्ट ऑफ टाइम दे हैव स्टूड अप, उनसे हम पढ़ने जा रहे हैं। जो फॉर एग्जांपल एसएल लोनी 100-150 साल पहले लिखी गई किताब है, अभी तक चल रही है, ज्यादातर किताबों का इंस्पिरेशन वो किताब है। तो वो क्या है ना कि इतनी रॉबस्टली लिखी हुई किताब है, इतने सिस्टमेटिकली हर चीज को समझाती है, तभी इतने दिन तक चली है, और उससे आप हमेशा बढ़िया से सीख पाएंगे, अच्छा से सीख पाएंगे। तो मेक श्योर दैट यू फॉलो द क्लासिक्स। अब व्हेन यू आर रीडिंग क्लासिक, व्हेन यू स्टडिंग विद द क्लासिक्स, तो तीन चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन। पतली किताबें होती है नॉर्मली ये, बट एक लाइन समझे बिना आपको अगले लाइन पर नहीं जाना है। एकदम बहुत ही वैसा 1% ऑफ द चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी पहले रीडिंग में, दैट इज अंडरस्टूड। बट फिर भी ऐसा मत सोचिए कि अच्छा ठीक है ये अभी आ जाएंगे, वापस इस पे आएंगे, तब तक देख लें आगे क्या होता है, ये बहुत ही घातक है। दिस वी हैव टू अवॉइड। सो अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन, आपको पता रहे कि एग्जैक्टली इस लाइन पर आकर आपको समझ में आना बंद हुआ था, ताकि जब आप किसी टीचर के भी पास जाएं अपने डाउट सॉल्व करने, हमारे कमेंट्स में पूछें, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें,
तो आपको पता रहे कि भाई एग्जैक्टली ये पॉइंट है ना, इसके पहले तो लाइन बाय लाइन आया, हर एक चीज समझ में आया है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ये मुझे नहीं समझ में आया। तो अंडरस्टैंड थिंग्स लाइन बाय लाइन। कई बार क्या होता है ना कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर ये वाला थ्योरम कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं शुरू करता हूँ कि भाई बोलता हूँ पहला लाइन पढ़ो, देखो तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, पहला लाइन बस, पूरे थ्योरम के बारे में मत चिंता करो, प्रूफ के पहले लाइन से शुरू कर, तो पहला लाइन उन्हें समझ में आता है, बोले ठीक है ये क्लियर है, अब अगले लाइन पर आते हैं, देख खुद से पढ़ो समझ में आ रहा है कि नहीं। और ऐसे जब हम लोग बढ़ते हैं ना एक एक लाइन करके, तो पता चलता है कि वो स्टूडेंट खुद ही समझ जाता है हर चीज। तो लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ेंगे ना, तो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर देन से अगर आप पढ़ते कि भाई ऐसे देखे सोचने कि भाई इतने सारे इक्वेशंस है, क्या पता कैसे कहाँ से क्या हो रहा है, चिंता ही नहीं करना, कितना बचा हुआ है उससे चिंता ही नहीं करना, बस ऊपर का हर चीज समझे और नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो विल अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन। जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं यहाँ पे बहुत सीखने को होता है, so make sure that you pick up a book that has a lot of solved examples or do them yourself. Do the solved examples yourself. Solved examples yourself. तो क्या होगा ना कि ऑफ कोर्स नहीं बनेगा कोई भी पहली बार जब हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स उठाते हैं, नॉर्मली सॉल्व्ड एग्जांपल्स आर स्लाइटली टफर देन द एक्सरसाइजेस एट द एंड। तो जब उठाते हैं कोशिश करते बनाने का, अक्सर अटक जाते हैं। आप बना दे रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही स्मार्ट हो। मैं नहीं बना पाता था, हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस में अटकता था, और जैसे ही अटकता था ना तब मैं सोल्यूशन देखता था। ऐसा नहीं कि ऐसे कहानी जैसा पड़ गया कि ये क्वेश्चन है, ये इसका सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन। कोशिश करता था, पहले खुद से अटक जाता था, हर बार अटकता था, और फिर मैं देखता था कि अच्छा भाई तो इसको ऐसे बनाया गया, इसको ऐसे बनाया गया। इससे क्या होता है ना, वंस यू गेट स्टक इन समथिंग और आप उस पर थोड़ा टाइम देते हो, थोड़ा मेंटल रिसोर्सेज लगाते हो, और फिर जब आपको वो चीज बताई जाती है ना, ये आप रिटेन कर जाते हो, ये आपको याद रह जाता है, आप कभी दोबारा नहीं भूलोगे। तो बहुत जरूरी है कि बिफोर जस्ट रीडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, आप उसे खुद से करने की कोशिश करो। और वंस यू डू दैट, तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइजेस करो। एक्सरसाइजेस को तो खुद से करना है, जब आप अटकोगे तो वापस सॉल्व्ड एग्जांपल्स से ही इंस्पिरेशन लेके उनको सॉल्व करोगे। तो एक्सरसाइजेस, इसके बाद अब एक्सरसाइज में क्या होता है ना कि कुछ किताबों में ऐसा है कि भाई एक छोटे से टॉपिक पर 500 एक्सरसाइज दे दिया गया, हमारे पास टाइम ही नहीं है 500 एक्सरसाइज करने का। तो क्या करना है, हमारे पास टाइम है 50 ही एक्सरसाइज करने का। तो क्या शुरू के 50 एक्सरसाइज कर ले, क्या एंड के 50 एक्सरसाइज कर ले? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है ना कि अगर 500 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, हमें 50 करने, डू एवरी 10th क्वेश्चन। उससे क्या होगा ना कि हर एक टॉपिक आपका कवर हो चुका रहेगा, हर एक डिफिकल्टी के सवाल आप बना चुके रहेंगे। आपके पास 100 क्वेश्चंस करने का टाइम है, डू एवरी 5th क्वेश्चन। आपके पास 250 क्वेश्चन करने का टाइम है, डू एवरी अदर क्वेश्चन, है ना। इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिया तो 250 क्वेश्चंस हो गए और हर चीज कवर हो गया। और अगर आपके पास पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने का टाइम है तो सबसे बढ़िया। तो अलग अलग चैप्टर्स पे, अलग अलग किताब पे डिपेंड करेगा कि कब आप कितने एक्सरसाइजेस कर सकते हो, कितना परसेंट ऑफ एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। वो बहुत सारे वेरिएबल्स है वहां पर, बट मेक श्योर दैट यू डू सम एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस किए बिना मत बढ़ो, और सॉल्व्ड एग्जांपल्स सारे करो। सॉल्व्ड एग्जांपल्स में ये सब कंजूसी नहीं करनी है हमें। जितने क्वेश्चंस हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स में, हर एक को अटेम्प्ट मारना है, हर एक में कुछ ना कुछ सीखने का रहता है। फिर बात आती है कि बच्चे काफी अक्सर पूछते हैं कि प्रूफ्स के बारे में क्या करें, ये तो पूछा नहीं जाता, इसे पढ़ें क्या? तो बच्चों, अगर मैथ पढ़ रहे हो, मैथ के स्टूडेंट हो, तो बिना प्रूफ के कुछ भी पढ़ने की गलती मत करना। प्रूफ्स भले ही डायरेक्टली नहीं पूछे जाएं, बट प्रूफ्स में जितनी चीजें हम सीखते हैं ना, उनको अप्लाई करना हमें बहुत अक्सर क्वेश्चंस में पड़ेगा, और उनके एप्लीकेशंस को ही हम यूज करके ज्यादातर कठिन कठिन प्रॉब्लम्स को बना सकेंगे। तो भले ही प्रूफ्स डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बट प्रूफ्स पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस एनफ। प्रूफ्स पढ़ना है, देयर इज नो वे अराउंड इट। प्रूफ है, उसको आपको समझना है, चाहे उसमें आपको 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 2 दिन लग जाए। कई बार 1.5 महीने लग गए थे मुझे कुछ कुछ प्रूफ समझने में, बट उन्हें समझना बहुत 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 जरूरी है। आप प्लीज प्रूफ से स्किप मत करिए, ये बिल्कुल ले डूबेगा ये आदत आपको। तो वंस ये सारी चीजें आपने कर ली हैं, प्रूफ्स देख लिया, एकदम लाइन बाय लाइन हर चीज को समझ के, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को खुद से ट्राई करके, हार हार के पढ़ा है हमने कि अच्छा नहीं का नहीं बना, तो फिर देखा कि कैसे सॉल्व किया गया किताब में, और फिर एक्सरसाइजेस खुद कुछ खुद से कर ली, तब हम क्या करेंगे, फिर जेई का पीवाईक्यू निकालेंगे। अब ऐसा है ना कि जेई के पीवाईक्यू में बहुत क्रिएटिव सवाल रहते हैं, तरह तरह के, हर साल कुछ ना कुछ नए नए तरह के सवाल निकल के आते हैं, जिन्हें हमें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी। सॉल्यूशन नहीं देखना बच्चों, बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं देखना। हर एक पीवाईक्यू के एंड में सॉल्यूशंस दिए रहते हैं,
अवॉइड इट, जितना जहां तक हो सके अवॉइड इट। आप भले ही आप नहीं बना पाओ अगले 2 महीने तक, सोल्यूशन देखना कभी भी आप सीख नहीं पाओगे। जैसे आप सोल्यूशन देख लेते हो ना पीवाईक्यू में, आप फिर खुद को टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आप जहां तक खुद से बना सकते हो बनाओ, नहीं तो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लो, टीचर से डिस्कस कर लो। टीचर्स विल बी एबल टू टेल कि कहां तक आपको, कब जाकर आपको बताना है, कब आपको खुद से छोड़ देना है, कब थोड़ा सा हिंट देके आपको छोड़ना है। तो पीवाईक्यू आप बनाओ। क्लासिक्स के इमीडिएटली बाद, अभी तक हमने जेई का मटेरियल कुछ नहीं पढ़ा है ना। हमने अब एसएलओनी तो जेई के लिए नहीं लिखी गई है, एनसीईआरटी जेई के लिए नहीं लिखी गई है। हमने ऐसा मटेरियल पढ़ा है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेई, है ना। अब क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, some people what they do is कि एक बार पढ़ लिया एनसीईआरटी तो अब निकाला कि भाई ट्रिगोनोमेट्री फॉर जेई बाय XYZ पब्लिकेशन, अब उसको पूरा पढ़ा, उसके सारे एग्जांपल्स देखे और तब पीवाईक्यू सॉल्व किया। इसमें दिक्कत क्या है ना बच्चों, कि जब भी एक किताब जेई के लिए लिखी जाती है तो वो जेई के पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड उसमें एग्जांपल्स रहते हैं। जेई हमेशा आपकी क्रिएटिविटी चेक करती है, कुछ नए तरह के सवाल देंगी। तो आपने अगर उस तरह के ऑलरेडी एग्जांपल्स देख रखे हैं तो ये सवाल आपके लिए अब नया रहा नहीं। अब आपको ये देख के लगेगा कि अच्छा ये तो उसी तरीके से बन जाएगा, आप बना दोगे, आपको लगेगा वाह सारा पीवाईक्यू बन जा रहा है मुझसे। बट अगले साल जब आप एग्जाम देने जाओगे तो फिर कुछ नया तरह का सवाल आएगा जो कि इन किताबों में अभी तक तो था नहीं। तो अब भले ही आपने सारे पीवाईक्यू बनाए, पूरे कॉन्फिडेंस में गए, बट आपका कॉन्फिडेंस पूरा शेक हो जाएगा, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि कोई भी जेई के लिए लिखी हुई किताब, अब जेई के लिए जो लिखी हुई किताब है वो अगले साल फिर अपडेट कर देगी खुद को नए साल के क्वेश्चंस को उठाकर, बट आपका तो एक साल बर्बाद हो गया। तो बहुत जरूरी है कि जेई के लिए लिखी हुई किताब को आप हाथ लगाएं, उसके पहले आप पीवाईक्यू करके देखें कि आपको एक्चुअली कितना समझ में आया। क्योंकि यही थ्योरी पर बेस्ड अगर सवाल आ रहे हैं तो नए नए तरह के सवाल क्या आप बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत टाइम दें, आराम से फुर्सत में बैठें, एक एक सवाल को आप टाइम अलॉट करके और बिल्कुल हड़बड़ाए बिना पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। अब जब आपने पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिया है, 80% ऑफ द पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिया, 20% क्वेश्चंस तो होंगे ही हर चैप्टर में जो फर्स्ट गो में नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं है। तो योर चैप्टर इज मोर और लेस डन। ये थोड़ा स्लो तरीका है पढ़ने का। अगर आप वही जेई के लिए जो मटेरियल है उसको उठा के 10 फॉर्मूला रट कर उनको अप्लाई कर देते पीवाईक्यू में तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता। बट हमने बोला एकदम धीरे धीरे पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये रिविजन के टाइम आपका बहुत समय बचाएगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि हर 2 चैप्टर के बाद भूल गए कि भाई क्या था, कैसे होता था, समझ ही नहीं आ रहा, फिर से दोबारा उसी चीज को पढ़ाओ। तो जब भी हम जल्दी जल्दी में निपटाना चाहते हैं ना चैप्टर्स, वो बहुत बार हमें करना पड़ता है, ओवरऑल ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप स्लोली जाओगे बट समझ समझ के एक एक चीज को सही तरीके से करके जाओगे तो आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच ही गया है, क्योंकि बाकी चीजें बहुत स्मूथ हो गई। तो पीवाईक्यूज हमने बना लिया, अब आप और दूसरे चैप्टर्स कर सकते हो, बट योर चैप्टर इज नॉट डन येट अनलेस यू गिव इट अ रिविजन। मे बी ये पूरे प्रोसेस होने के 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने बाद, डिपेंडिंग अपॉन आपका एग्जाम है, कैसा प्रेशर है और चीजों का, एक बार रिविजन करना है, बट नॉट मोर देन 2 मंथ्स लेटर। 2 महीने तो बहुत ज्यादा टाइम है, उसके अंदर ही एक बार रिविजन करना है। और तब क्या करना है, तब हमें जेई का मटेरियल निकालना है। तब उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे कि हाँ इस तरह का एक सवाल हमने भी बनाया था पीवाईक्यू में, हमने तो ऐसे बनाया था बट इसने ऐसे बनाया है। कुछ नया हमने सीखा, कुछ नया हमने अपने नॉलेज में जोड़ा। इसके जो एमसीक्यूज होंगे, जो अलग अलग तरह के एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे, अब उस पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं, अपना एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के सवालों पर हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये रिविजन जब आपका हो जाता है तब आई कैन से दैट, मतलब आप सेफली अज्यूम कर सकते हो कि योर चैप्टर इज डन एंड नाउ यू आर रेडी टू फेस एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। आप किसी भी डिस्कशन में कॉन्फिडेंट रहोगे और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जिन चैप्टर्स को आपने इस तरीके से पढ़ा है ना, उन चैप्टर्स के आप सारे सवाल कर पाओगे। सारे नहीं तो चलो 1-2 मान लो नहीं भी बना, वो तो लक पे डिपेंड करता है, क्लिक किया नहीं किया, बट मोस्ट ऑफ देम यू विल बी एबल टू डू। तो अगर आपको कुछ मोटिवेशन फील हो रहा है, अगर आप ऐसा ट्राई करने जा रहे हो एक चैप्टर को, तो जरूर हमें लाइक करके बताओ, अपने दोस्तों के साथ भी स्ट्रैटेजी को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी मैं ऐसे जितने वीडियोस बनाऊं सब आपके पास पहुंचते रहे, आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे। थैंक यू बच्चों।